चलिए बच्चों, रेडी करते हैं क्लास 10 का आईसीएसई का हिस्ट्री का पेपर जो 10 मार्च को एग्जाम होगा, जिसका पेपर लीक कर चुके हम। पेपर यहीं से बनेगा और पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। एक एक एमसीक्यू, एक एक शॉर्ट। सेकेंड वर्ल्ड वार इस साल एकदम कंफर्म आ रहा है। ये पेपर आप मिस मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। पेपर समझिए यहीं से आएगा। 10 घंटा का पूरे डीएनए टीम का मेहनत है और पेपर एकदम कंफर्म यहीं से आएगा। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है, अपने दोस्तों में फैलाना है। टेलीग्राम में इसका आपको पेपर मिल जाएगा। और एक खूबसूरत बात ध्यान से सुनिएगा, 10 मार्च से पहले ही आपको हिस्ट्री का हम मात्र 3 वीडियो जिसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे, हिस्ट्री 2025 लीक, उसका आप वीडियो देख लीजिएगा। जैसा कि आज हम फर्स्ट वीडियो लाने वाले हैं कॉन्टेम्प्ररी सीरीज, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, यूनाइटेड नेशन, मेजर एजेंसी और नॉन अलाइनमेंट, जहां से 20 नंबर कंफर्म। 10 मार्च को पेपर होगा, आप मेरे पेपर और उस पेपर को मिला लीजिएगा, चैलेंज गारंटी। तो चलो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा क्या कि हिस्ट्री का पेपर हो गया है लीक, और आज मेरा हिस्ट्री का पहला वीडियो, जैसा कि आपको बार बार बता चुके हैं, हम 3 वीडियो सिर्फ डालेंगे हिस्ट्री का और पेपर वहीं से आएगा। इवन पेपर हम अपना भी बना लिए, उसके बाहर आपको कुछ नहीं छूना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टेम्प्ररी सीरीज। जैसा कि आप जानते होंगे, इस कॉन्टेम्प्ररी सीरीज जो इस बार 20 नंबर का आएगा, कंफर्म 20, और 20 नंबर में जैसा कि आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार, फिर आपको दिख रहा होगा सेकेंड वर्ल्ड वार, फिर आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड नेशन, फिर आपको दिख रहा होगा मेजर एजेंसी, फिर आपको दिख रहा होगा तेरे नाम नहीं, नॉन अलाइनमेंट नाम। जैसा कि आपको पता है, जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार से, और ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वार आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि एक स्कूल की लड़ाई से हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्कूल की लड़ाई से पढ़ाएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार। जर्मनी कैसे आ रहा, इटली क्यों भागा, क्या हुआ, सब कुछ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक तरफ है ब्रिटेन, कौन है बोलिए, एक तरफ है ब्रिटेन और एक तरफ है जर्मनी। ब्रिटेन क्या कर रहा है, इंडिया में आके ईस्ट इंडियन कंपनी का कारोबार कर रहा है, अपना पावर बढ़ा रहा है। जर्मनी क्या कर रहा है, डच ईस्ट इंडियन कंपनी का फॉर्मेशन कर रहा है अफ्रीका और चाइना में। आगे जाके यही दो पावर भी लड़ाई होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी हार जाता है। जी हाँ, सही सुने, जर्मनी हार जाता है। बोलो हिटलर, अभी नहीं, हिटलर अब आएंगे। जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। अब इतना बड़ा लड़ाई हुआ, आर्मी का लड़ाई था, मिलिट्री का लड़ाई था। तो उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद जर्मनी के ऊपर एक ट्रीटी साइन हुआ पेरिस में। उस जगह का नाम है वर्साइलेस, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, जो 1919 में साइन हुआ था। और कहा गया कि 90 साल तक जर्मनी उस फर्स्ट वर्ल्ड वार का कर्जा चुका रहा था, जो 2010 तक चला है कर्जा। जर्मनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया, और जर्मनी के नागरिक, जर्मनी के लोग सब गुस्सा। और उसी समय एक पावरफुल क्रांति आर्मी, जैसा फोटो दिख रहा होगा, छोटे मूंछ वाले आदमी, जिसका नाम है हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने एक हाईली डिक्टेटर, जो एक बार कुछ भी बोल दे तो पूरा साम्राज्य जाग जाए। और इन्होंने आगे जाके नाजी पार्टी, नाजिज्म जानते हो, एक तरफ फैसिज्म और एक तरफ नाजिज्म, तो जर्मनी ने आगे जाके नाजिज्म पार्टी को बनाया हिटलर ने, और सारे जर्मनी के लोगों को एग्रेसिव किया। आगे जाके इटाली में मुसोलिनी, जानते हैं आपको, एक सोशलिज्म, एक अच्छे आदमी, पर बार बार किसी को मारोगे तो वो भी तकलीफ में आ जाएगा। वहां से इटाली राइज अप कर रहा है, जापान उधर से राइज अप कर रहा है, और तीनों मिलके फर्स्ट वर्ल्ड वार का बदला लेने आ गया है। किससे, ब्रिटेन से, कॉलेज वाला से। हम बोल चुके हैं स्कूल के लड़ाई से पढ़ाए, देखिएगा ध्यान से वीडियो। और आगे जाके दोनों राइज अप किया, और छोटे क्लास का लड़का जर्मनी, इटाली, जापान सब मिलके कॉलेज वाला लड़का से लड़ने किया है, ब्रिटेन से, अमेरिका से। और जान के आपको हैरानी होगी, बहुत अच्छा लड़ाई लड़ा, पर फिर जर्मनी हार गया। कारण है इसका, जर्मनी फिर हारा। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसी समय एक बॉडी बना था, उस बॉडी का नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का काम था लड़ाई रोकना, पर लीग ऑफ नेशन में कमजोर लोग थे, तो लड़ाई कैसे रुकेगा, तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। मानते हैं जर्मनी हारा, पर सेकेंड वर्ल्ड वार तो हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको पता है, जैसा कि अमेरिका जापान को सबक सिखा दिया। जापान के 2 प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम पहली बार गिराया गया, जिसका नतीजा पूरा दुनिया देख चुका था। अब लोग लड़ाई से परेशान। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार तो लीग ऑफ नेशन बनाया, लीग ऑफ नेशन का काम था रोकना। फिर हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार, क्योंकि लीग ऑफ नेशन में तो कमजोर लोग, तो रोके कौन, अरे भैया स्कूल का लड़ाई है, प्रीफेक्ट कमजोर है तो कैसे हो रोके। फिर हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार,
अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कहीं फिर से ना लड़ाई हो जाए, इसके लिए एक बड़ा बॉडी बनाया गया, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, जिसमें टोटल 193 कंट्री मिला कि अब लड़ाई नहीं होगा, अब कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशन जो आपके सिलेबस में, और इस यूनाइटेड नेशन में मेजर एजेंसी जानते हैं ना, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, जो बच्चा फर्स्ट वर्ल्ड वार में मर जाएगा उसका फंडिंग कैसे होगा, यूनेस्को, साइंस का डेवलपमेंट कैसे कराएंगे, यही 3 एजेंसी आ रहा है इस बार सिलेबस में। इसके अलावा अगर यूनाइटेड नेशन में बात करें तो टोटल 6 ऑर्गन है, पर आपके सिलेबस में 3 ही है। जनरल असेंबली, जिसका काम है पूरे कंट्री लेवल का पॉलिसी बनाना, सेक्रेटरी काउंसिल, जिसका काम है पॉलिसी को फैलाना। इस साल पेपर में ये दोनों नहीं आ रहा है, हाँ एकदम कंफर्म इस साल आ रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट का बात नहीं सुना तो कहाँ जाइएगा, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं सुना तो कहाँ जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुना तो कहाँ जाइएगा, पूरे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो आपका हुआगे इन नीदरलैंड में है। बाकी सारा यूएन का बॉडी न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ये एकमात्र है जो हुआगे में है, नीदरलैंड में। याद रखिएगा इस बात को, मेजर एजेंसी बता चुके हैं। अब आगे जाके क्या हुआ, देखा गया कि कोल्ड वार की तरह माहौल बना, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, समझे भैया, तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन बना, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो फिर यूनाइटेड नेशन बना, उसका काम था लड़ाई रोकना। पर आगे जाके देख रहे हैं कि रशिया और अमेरिका लड़ाई की तरफ भाग रहे हैं, कोल्ड वार का सिचुएशन बना, लग रहा है थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला। उसी समय कुछ देश आजाद हुए थे, वो लोग अब लड़ाई नहीं चाहते, उसमें से हमारा इंडिया भी है, चाइना भी है, इजिप्ट भी है, याद रखिएगा, यूगोस्लाविया भी है। ये लोग अब लड़ाई नहीं चाहते, एक में जाएंगे तो वो मारेगा, उसमें जाएंगे तो वो मारेगा। हम लोग अब लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहते भाई, अब हम लोग को आराम से रहने दो, हम लोग के मम्मी पापा जानते हैं जो करना है कर लो, ऐसा कुछ कहानी था समझो। तो उसी समय एक नया नाम बना, एक नया मूवमेंट बना, जिसका नाम था NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मतलब हम किसी के साथ अलाइन नहीं रहेंगे, ना हम रशिया की तरफ रहेंगे, ना हम अमेरिका की तरफ रहेंगे, ना हम बाबू की तरफ रहेंगे, ना हम सोना की तरफ रहेंगे। हम अपना एक नया दुनिया बनाएंगे, जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका पंचिल, जिसका आर्किटेक्चर, यही 3 चीज पढ़ना है नाम में, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी कुछ पढ़ रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा पेपर ले लीजिए, उसके बाद आप कुछ मत कीजिए, 3 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कुछ मत देखिए, और सारे अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही आपका बायो का और ऐसे ही आपका केमिस्ट्री का पेपर लीक करेंगे, पेपर वहीं से आएगा, क्योंकि मेरा हार्ड वर्क है, मेहनत से बनाएंगे। फिर आपका काम है सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, समझते हैं सारा कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आज का वीडियो में आपको पता है हिस्ट्री का 2025 का वीडियो, जैसा कि हम पेपर लीक कर चुके हैं और एक बात ये भी बोल चुके हैं कि सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो आप लोग बोल रहे हैं सर पेपर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट तो समझ लेते हैं भाई, पेपर का क्या है। मानते हैं 10 घंटा का मेहनत लगा के हम उस पेपर को सेट किए हैं, जैसा आज से रेडी हो जाइए, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे हिस्ट्री को हम 3 वीडियो में डिवाइड करेंगे। कितना वीडियो में डिवाइड करेंगे बताइए? 3 वीडियो में। पहला वीडियो रहेगा मेरा जो आज का है, आपका दिख भी रहा होगा, कंटेम्पररी सीरीज। और कंटेम्पररी सीरीज जो कि 20 मार्क्स का इस बार आ रहा है, जैसे आपको बता दे पूरा 20 मार्क्स का, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। इस कंटेम्पररी सीरीज में जैसा कि पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या देखेंगे? फर्स्ट वर्ल्ड वार। और ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वार आपने नहीं देखा होगा, एक स्कूल की लड़ाई से आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार समझाएंगे। उसके बाद जैसा कि आपको बता रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसा इंट्रो में आप देख चुके हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन जो 3rd चैप्टर है, और 4th चैप्टर मेजर एजेंसी, जहां से WHO, यूनिसेफ और बताइए यूनेस्को। और उसके बाद नाम, पंचिल, बस खत्म। नाम मतलब नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। तो टोटल इनडायरेक्टली देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, यूनाइटेड नेशन, मेजर एजेंसी, नाम, टोटल 5 चैप्टर है। और इस 5 चैप्टर को आज हम 1 शॉट वीडियो में 1.5 घंटे में कंप्लीट करेंगे। और इस 1.5 घंटे के बाहर आपको 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार। अगर ध्यान से देखिएगा तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो MCQ क्वेश्चन आया है उसको हम सजा दिए, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखा भी होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुआ था, मेरे साथ बोलिए बाबू लोग। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 से 1908 तक। कहा जाता है यह लड़ाई 4 साल 3 महीना 2 दिन तक चला था। मत बोला सर ये आपकी गर्लफ्रेंड थी जो इतना एग्जैक्ट याद करके बैठे हुए हैं, ऐसा ही समझ लो।
तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 28 जुलाई 1940 से 1918 तक, 4 साल 3 महीना 2 दिन तक ये लड़ाई चला। और जब भी कोई बड़ा लड़ाई होता है, वर्ल्ड वॉर टाइप का लड़ाई होता है, तो उस समय ग्रुप बनते हैं, लड़ाई दो लोग के बीच नहीं होता है। और पहली बार एक स्कूल की लड़ाई से हम इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो अपने सारे फ्रेंड को जरूर शेयर करें। तो जैसा कि आपको बताएं, जब भी कोई भी लड़ाई होता है तो 2 ग्रुप बनता है। क्या बनता है? 2 ग्रुप। एक तरफ अगर आप देखिएगा तो ट्रिपल अलायंस, और एक तरफ आप देखिएगा तो ट्रिपल एंटेंटी। तो एक तरफ क्या है? ट्रिपल अलायंस, एक तरफ क्या है? ट्रिपल एंटेंटी। अगर ट्रिपल अलायंस में देखें तो ट्रिपल अलायंस में आपका है जर्मनी, आपका है ऑस्ट्रिया हंगरी और आपका है इटाली। भूलिएगा मत, ट्रिपल अलायंस में 3 कंट्री एक साथ ग्रुप बना के बैठ रहे हैं, 2 ग्रुप आपस में लड़ाई करेंगे और यही कहलाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो हम आपको समझाएंगे स्कूल के लड़ाई से। और रुकेंगे नहीं, कम समय में जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो एक तरफ क्या है? जर्मनी, फिर क्या है? ऑस्ट्रिया हंगरी, फिर क्या है? इटाली। अगर ट्रिपल एंटिटी में देखेंगे तो फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन। ब्रिटेन को हम थोड़ा देर के लिए बोल दें यूके। बाद में इसी लड़ाई में बाद में जापान, ठीक है, भूलिएगा मत, जापान, और इसी लड़ाई में अमेरिका, बॉस, ये भी कूदता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, भूलिएगा मत, जो ट्रिपल एंटिटी का पार्ट है। तो एक तरफ है ट्रिपल अलायंस और एक तरफ है ट्रिपल एंटिटी। और यहाँ पे आप एक बना दिए मैप जिससे आप समझ सके। ये जो रेड कलर में लिखा है ये सब क्लास है, कौन किस क्लास में। हम आपको बोले थे स्कूल की लड़ाई से समझाएंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो ट्रिपल अलायंस में जर्मनी जो क्लास 12 में है, ऑस्ट्रिया हंगरी जो क्लास 9 में है, इटाली जो क्लास 6 में है। और ट्रिपल एंटिटी में देखें तो फ्रांस क्लास 10, रशिया क्लास 11, ब्रिटेन कॉलेज और अमेरिका ग्रेजुएशन में। यानी एक तरफ बड़े भैया लोग स्कूल का 10, 11 कॉलेज ग्रेजुएशन, और एक तरफ 6, 7, 8, 9, 10 का लड़का। और ये दोनों लड़का में होगा खतरनाक लड़ाई, वर्ल्ड वॉर लेवल का। और इस वर्ल्ड वॉर लेवल में सब जानता है जर्मनी हारेगा, ट्रिपल अलायंस हारेगा, 12 वाला हारेगा, क्योंकि सीनियर है भाई, सीनियर जीतेगा ही और ये हारेगा ही। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया और ऑटोमन एम्पायर, ये सब एक ग्रुप में अगर देखिएगा तो यहाँ एक ग्रुप में फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन। और यहाँ पे अगर हम मैप के लेवल पे समझा दें तो ये मान लीजिए यूएसए, अमेरिका जो कॉलेज वाला है, सॉरी ग्रेजुएशन, केजीएफ के भैया लोग, ये लोग एक ग्रुप में, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, फ्रांस एक तरफ ये पार्टी, एक तरफ ये पार्टी, यही 2 पार्टी पे लड़ाई होगा और जर्मनी यहाँ पे हारेगा। तो चलिए अब हम समझेंगे कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जो इस साल नहीं आएगा। तो फिर समझे क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है। चलिए अब देखते हैं क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉज। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉज देखें, क्या कारण था ये लड़ाई होने का, तो सबसे पहला कारण था मिलिटेंट नेशनलिज्म। क्या था? मिलिटेंट नेशनलिज्म। अगर इसको कॉन्सेप्ट को समझे तो एक तरफ है जर्मनी, क्या है? जर्मनी क्या कर रहा है, शुरुआत से देख रहे हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब होता है भक्ति भावना, भक्ति नहीं देशभक्ति। इतना ज्यादा भी एग्रेसिव होना सही नहीं। जर्मनी देख रहे हैं, जर्मनी लगातार डेवलपमेंट कर रहा है और चाइना और अफ्रीका में अपना एनेक्सेशन बढ़ाना चाह रहा है, अपने आप को हथियाना चाह रहा है। वहीं अगर हम बात करें ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन अपना पावर दिखाने के लिए इंडिया को कैप्चर किया है ना, ईस्ट इंडियन कंपनी। तो ये अपने जगह अपना पावर बढ़ा रहा है, ये अपने जगह अपना पावर बढ़ा रहा है। और भी कंट्री सब, ये लोग सब और अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंट्री के लिए एकदम एग्रेसिव है, भक्ति दिखा रहे हैं, देशभक्ति दिखा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मिलिटेंट नेशनलिज्म। इसको मिलिटेंट नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, इसको नाम होना चाहिए, आपके बुक में होगा भी, इंटेंसिव मिलिटेंट नेशनलिज्म। एक होता है भक्ति, एक होता है देशभक्ति। देशभक्ति से भी ऊपर ये लोग दिखा रहे हैं। और सबको अगर पावर आने लगेगा लड़ाई तो होगा। तो ये पहला कारण था मिलिटेंट नेशनलिज्म का। अगर दूसरा कारण देखेंगे, पहला तो इतना ज्यादा भी बड़ा कारण नहीं है, अगर दूसरा कारण देखेंगे, दिस इज कॉल्ड आर्मामेंट रेस। क्या बोलते हैं इसको? आर्मामेंट रेस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ आर्म, वेपन, बम, गन। हर कंट्री देख रहे हैं अपना अपना गन पावर, बंदूक, सब तोप उप लेके एकदम रेडी हो जा रहा है कि लड़ाई करना है। जर्मनी अपना एकदम लेके रेडी हो रहा है, ब्रिटेन अपना लेके रेडी हो रहा है, फ्रांस अपना लेके रेडी हो रहा है, इटाली अपना कर रहा है, रशिया अपना कर रहा है। यानी हर कंट्री अपना आर्म को डेवलप कराने में रेडी है, कॉम्पिटिशन में आ गया। मेरा वेपन सबसे ज्यादा है, मेरे पास न्यूक्लियर बम सबसे ज्यादा है। तो ये भी एक कारण था ये लड़ाई होने का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट इज कॉल्ड आर्मामेंट रेस। तो पहला भक्ति भावना, दूसरा आर्मामेंट रेस, डेवलपमेंट ऑफ वेपन। दूसरा अगर बात करें डिवीजन ऑफ यूरोप,
कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बोला गया कि यूरोप का डिवीजन भी एक कारण बना था। ठीक है, इस बात को मत भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता था, जो 2023 में आया भी था, वो ये पॉइंट था, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो इस बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज कंफर्म आ रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तो आएगा नहीं, पर फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इमीडिएट कॉज था, ये कहानी स्टार्ट हुआ यहां से। इमीडिएट मतलब अचानक लड़ाई होने का कारण क्या था? तो अगर ध्यान से देखिएगा, जिसको हम रेड पेन से सर्बिया जो जगह लिखे हैं, वो जो क्लास 7 है, ठीक है। और क्लास 7 का एक स्लेविक एक जाति होता है, उसका एक 19 साल का लड़का पूरा बवाल मचा दिया, जो कि इमीडिएट कॉज का कारण पड़ा। स्लेविक का जाति का एक 19 साल का लड़का जो सर्बिया में रहता था, वो खुलेआम ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस, ऑस्ट्रिया हंगरी जो कि क्लास 9 में, यानी 7 वाला लड़का किसको मार रहा है? क्लास 9 को भी खुलेआम गोली मार रहा है। समझने के लिए, ऐसा मार नहीं सकता, पर यहां समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, क्योंकि स्कूल की लड़ाई से समझ रहे हैं ना। तो क्लास 7 वाला किसको मार रहा है? 9 को, वो भी खुलेआम। वहां के प्रिंस को, ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस के राजा को खुलेआम गोली मार दिया, और उसकी वाइफ को। उस राजा का नाम था आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्दिनांड। बड़ा संस्कृत नाम है, पर समझना तो होगा। आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्दिनांड, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा थे, और उसके वाइफ को एक सर्बिया के 19 साल का लड़का, जो कि एक स्लेविक जाति था, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस को खुलेआम रोड पे गोली मार दिया, जिसके कारण पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी में बवाल मच गया। एक तहलका समझ गया कि भैया अब तो हम सर्बिया को छोड़ेंगे नहीं। 9 वाला 7 को मारेगा, इतना हिम्मत हो गया। अभी खुलेआम, वो भी प्रीफेक्ट को, टीचर को, इतना हिम्मत आ गया है। अब ऑस्ट्रिया हंगरी लड़ाई करने गया, किससे? सर्बिया से, क्योंकि हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया से लड़ने गया, पता चला कुछ स्लेविक जाति रसिया में भी रहते थे, बच गया बवाल। ध्यान से समझिए, 9-7 की लड़ाई से, एक छोटे की लड़ाई से कैसे बड़ा बड़ा कूदेगा। तो भैया यहाँ इसके राजा को मारा, तो भैया सर्बिया बोला, हम ऑस्ट्रिया हंगरी बोला हम तो बदला लेंगे। पर धीरे से याद है रशिया, जो कि क्लास 11 में है, तो लड़ाई किसके बीच है? 7 और 9 के बीच। अब कूदेगा कौन? 11 वाला। रशिया में क्यों है ये, क्यों कूदेगा? क्योंकि वहां के कुछ स्लेविक जाति रहते हैं, जो यहाँ भी है। उन लोग को लग रहा है बच्चा को मार रहे हो यार, पर बच्चा तो गलती किया है। अब भैया रशिया इस लड़ाई में कूदेगा? बोला नहीं, ऐसा तो हम उन्हें नहीं देंगे। और उसी समय ऑस्ट्रिया हंगरी का साइन है ट्रीटी, 2 कंट्री के बीच ट्रीटी साइन होता था कि भाई तुम हम कब लड़ाई हो तो हमको सपोर्ट करना। ऑस्ट्रिया हंगरी का ट्रीटी किससे साइन है? जर्मनी। जर्मनी कौन है? क्लास 12 वाला। 11 वाला आएगा तो 12 वाला भी आएगा। क्या है भाई, क्या चल रहा है? तब जर्मनी भी इस लड़ाई में कूद गया, यानी लड़ाई हुआ इन दोनों के बीच में। आया 11 वाला, आया अब जर्मनी कूद गया इस लड़ाई में। अब जैसे जर्मनी आया, ध्यान से समझिएगा, जैसे जर्मनी आया, बवाल उसी से मच गया। जर्मनी आया तो ठीक है, पर ये अपने साथ बहुत सारा कहानी लेके आया। अब जर्मनी एक तरफ अगर देखेंगे तो आपको याद होगा, अलाइड पावर में एक तरफ जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है और सर्बिया है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो एक तरफ रशिया, एक तरफ फ्रांस और एक तरफ ब्रिटेन। अब तो बोलो भैया फ्रांस ब्रिटेन ये सब कैसे आ गया? तो भैया अब दिक्कत ये था कि जर्मनी अब किससे लड़े, क्या करे, कैसे लड़े। तो भैया जर्मनी सबसे पहले सोचा कि यार एक काम करते हैं, 11 से लड़ना मुश्किल है, पहले चलते हैं 10 को मारते हैं। अब तो युद्ध छिड़ गया भाई, सब अपना ग्रुप बना के बैठ गया। जर्मनी बोला चलो 10 वाला को मारते हैं। पर दिक्कत यह कि जर्मनी को इसको मारने के लिए, फ्रांस को लड़ाई करने के लिए 12 वाला किसको मारना चाह रहा है? 10 वाला को। पर दिक्कत है, यहाँ एक जगह है, इसका नाम है बेल्जियम। इसको बेल्जियम छोटा सा जगह है, उसको मान के चलते चलो ना क्लास 1 है, यानी 12 वाला को इस क्लास 1 को निपटाना होगा, तब फ्रांस से लड़ सकता है। अब हो गया दिक्कत, बेल्जियम का ट्रीटी साइन है कॉलेज का लड़का से, ब्रिटेन, यूके। अभी अमेरिका नहीं आएगा लड़ाई में, देखो ग्रेजुएशन वाला लड़ाई हुआ था यहाँ, कहाँ कहाँ गया। अब भैया जैसे जर्मनी सोचा दूर यार 1 का लड़का ऐसे साइड कर देंगे, 12 वाला सोचा जैसे 1 का लड़का ऐसे साइड कर देंगे, जैसे साइड करने गया कि बस कॉलेज वाला आ गया, ब्रिटेन। क्या कि बेल्जियम का ट्रीटी किससे साइन था? ब्रिटेन से, कि मालिक कभी भी लड़ाई हो तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, आप बड़े बड़े भैया लोग सपोर्ट तो करेंगे। अब भैया ब्रिटेन इस लड़ाई में कूदा और जर्मनी को अपना दुश्मन बनाया। तो एक तरफ से जर्मनी लड़ने आया था फ्रांस से, पर फंस गया ब्रिटेन से, फंस गया किससे बताइए? फ्रांस से। अब भैया ये यहाँ इतना मार खाया, इतना कूटा गया कि इसका कोई हालत नहीं है। अब जर्मनी हार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत लात खा के एकदम कंफ्यूज, अब करे तो करे क्या। तब जर्मनी अपना गुस्सा शांत करने के लिए, हाँ जी सही बात बोल रहे हैं, नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं,
अपना गुस्सा शांत करने के लिए रसिया पे वार किया। चल भाई 10 वाला से तो ना लड़ पाए, पर 11 वाला को नहीं छोड़ेंगे। और रशिया में 3 लाख सोल्जर को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोई मार खाया तो रशिया था, याद रखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत डेवलप हुआ रशिया, वहां के 3 लाख सोल्जर को मार दिया। और रहे हाथ अगर समझे तो देखिए ना कैसे मौका का फायदा उठाया जाता है, कैसे भीड़ मौका का फायदा उठाता है। ये क्लास 5 वाला ओटोमन एम्पायर जो टर्की है, ये भी रशिया को मारना स्टार्ट। अब तुम बोलोगे भैया ये रशिया के, ये ओटोमन एम्पायर टर्की ये क्यों मार रहा है रशिया को? क्योंकि भाई ब्लैक सी एकमात्र रास्ता था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, रशिया और ओटोमन एम्पायर टर्की से आने जाने का रास्ता था। भाई रशिया इसको जगह नहीं देता था एक्सपोर्ट को, खुले हाथ देख रहा है कि भाई जर्मनी से लात खा रहा है, लाओ भैया हम भी दे इसको 2 लात। इसको बोलते मौका का फायदा उठाना। तो ये था आपका पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इस साल ज्यादा क्वेश्चन कॉजी पे है, कैसे ये लड़ाई हुआ इस चीज को हम समझाएं। कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें। अगर और बात बोलेंगे अमेरिका इस लड़ाई में क्यों आया, तो भैया हो क्या रहा था कि जिस समय, यहीं पे हम समझा दे रहे हैं, जिस समय ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन यहाँ देख रहे हैं, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, ऐसा समझिए, ठीक है, क्योंकि समय के साथ चैप्टर फिनिश करना है ना। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जिस समय लड़ाई कर रहे थे ना, उसी समय भूले भटके या जानबूझ के नहीं पता, ये जर्मनी ना अटैक मार दिया अमेरिका के एक शिप पे, और अमेरिका के शिप पे अटैक मारते हुए वहां के 1000 लोग मर गए। भाई अमेरिका तो है कौन वाला, देख लो ग्रेजुएशन वाला, ग्रेजुएशन वाला से पंगा, ये लोग आपस में लड़ रहा था, ठीक था, अब ग्रेजुएशन से पंगा, अब भैया ग्रेजुएशन वाला अब तो हम भी मारेंगे, मार बम परिवार कम, ऐसा कुछ डायलॉग चला हुआ, ऐसा सोचते हैं। तो भैया इसीलिए अमेरिका इस लड़ाई में कूदा। तो ये था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अब हम लोग टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से चलते हैं सेकंड वर्ल्ड वार में और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार देख लिया है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार। और जैसा कि इस साल कंफर्म 2025 में सेकेंड वर्ल्ड वार आ रहा है, तो इस वीडियो को मिस ना कीजिए। जैसा कि एक इंटरेस्टिंग से फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको एक स्कूल के लड़ाई से समझाए थे, वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार समझाएंगे। तो चलिए रेडी करते हैं। उससे पहले एक बात समझना होगा कि जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जर्मनी जो कि हार गया, पर यार उसके बाद ना एक ट्रीटी साइन हुआ जिसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। वर्साइलेस, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो साइन हुआ था लड़ाई के 1 साल बाद 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुआ था। वर्साइलेस पेरिस में एक जगह है, वहां बैठ के जर्मनी से ट्रीटी साइन हुआ था, ठीक है, कि भैया तुम लड़ाई किए हो, सारा पैसा अब तुम दोगे, ब्रिटेन लोग ऐसा कहना था। चले तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार रुक गया था, जो इस वीडियो में हम नहीं बोल पाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार। जैसा कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वार देखिए तो उस समय कहा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से बड़ा कोई लड़ाई नहीं होगा, पर आगे जाके देखा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से बड़ा लड़ाई हुआ और उस लड़ाई का नाम था सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसको बाद में ग्लोबल वॉर भी बोला गया, जिसको बाद में टोटल वॉर भी बोला गया। इसमें टोटल 70 कंट्री इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। कितना कंट्री? 70। तो ये बात आप मत भूलिएगा, इसमें टोटल कंट्री कितना इन्वॉल्व था? 70। और ये लड़ाई जैसा कि आपको याद होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1940 से 1918 तक हुआ था, और ये 1 सितंबर 1939 से 1945 तक ये लड़ाई हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार। और इस लड़ाई में सब कूदे, आर्मी, किसान, फार्मर, कॉमन जनता, सब। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वार एक आर्मी युद्ध था, मिलिटेंट नेशनलिज्म था, याद है आपको, इसलिए एक बड़ा सा लड़ाई था। करीबन कहा जाता है 7 से 8 करोड़ लोग उस समय मर गए थे, इसलिए उसको ग्लोबल वॉर नाम दिया गया। और जैसे कि आपको पता है, जब भी कोई बड़ा लड़ाई होता है तो उसमें 2 ग्रुप का होना तो जरूरी है। उसी तरीका से यहाँ भी 2 ग्रुप है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैसा याद होगा ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटिटी, उसी तरीका से यहाँ भी एक्सिस पावर और एक तरफ अलाइड पावर। और खासकर एक्सिस पावर में देखेंगे तो आप जर्मनी, इटली, जापान। सर ये रेड लाइन में क्या लिखे हैं सर? तो ये हम लिखे क्लास, यानी आपको स्कूल के लड़ाई से सेकेंड वर्ल्ड वार समझाएंगे। जैसे जर्मनी क्लास 10 में है, इटली क्लास 9 में है, जापान क्लास 8 में है, ये एक्सिस पावर में, ये एक ग्रुप में है। अगर दूसरी तरफ देखें तो ब्रिटेन कॉलेज वाला सीनियर, फ्रांस 12 वाला, रशिया 11 क्लास में है, और अमेरिका ग्रेजुएशन। यानी एक तरफ अलाइड पावर जो कि सीनियर ग्रुप है, और एक तरफ एक्सिस पावर जो जूनियर ग्रुप है।
और दोनों में होगा फिर से लड़ाई। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था। देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी पहली बार जब लड़ाई हुआ था तो लोअर ग्रुप हार गया था। अब तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दूसरी बार लड़ाई हुआ तो क्या होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका कॉज। चलिए रेडी करते हैं। जैसा कि हमको बार बार आपको बोल दिए, पेपर लीक कर दिए, इस बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉज आ रहा है, भूलना मना है। तो क्या कारण था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का? तो पहला कारण था अनफेयर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारे देश आपस में लड़ा, पर जर्मनी को इसको खासा नुकसान भरना पड़ा। जर्मनी को क्या नुकसान भरना पड़ा? वर्साइलेस एक पेरिस में जगह है और 1919 में पेरिस में बैठ के ट्रीटी साइन हुआ और सारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कर्जा जर्मनी पे थोप दिया गया कि भैया अब जर्मनी तुम भरोगे ये कर्जा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुम हारे हो, तुम भरो। और आप जान के हैरान होंगे कि 2010 तक जर्मनी 90 साल तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कर्जा भरते रह गया। जो जर्मनी के नागरिक के, जर्मनी के आर्मी के, जर्मनी के लोगों को जो पढ़ा रहा है टीचर को, उसको भी ये खराब कि भाई जब लड़ा सब तो भरे, हुआ अकेले का है? सब लड़े तो सब भरेगा ना भाई, हारा उससे क्या? हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो चलिए रेडी होते हैं। अनफेयर ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। तो पहला कारण था अनफेयर ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। भैया वो ट्रीटी समझ में नहीं आया, लड़ा सब, पैसा हम क्यों दें। इसके कारण ये पहला कॉज था। जर्मनी को आपस में गुस्सा आ रहा था, वहां के नागरिक को गुस्सा हो रहा था। अगर खासकर समझे तो जर्मनी और इसके बाद एक बॉर्डर था राइनलैंड, थोड़ा सा नॉलेज के लिए समझ लीजिए। राइनलैंड एक जगह था, ठीक है, और स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, राइनलैंड, ठीक है, राइनलैंड एक जगह था। यहां तक कि फ्रांस के लोग या इस बॉर्डर पर आर्मी नहीं रखने दिए कि नहीं आप आर्मी नहीं रख सकते, इतना लोगों से ज्यादा नहीं रख सकते हैं जर्मनी के लोग। फिर गुस्सा, ये क्या चल रहा है भाई, लड़े सब, पैसा हम दे, ऊपर से मेरे बॉर्डर पे मेरा आर्मी नहीं रहने दे रहा है। बताओ कोई कंट्री के बॉर्डर पे उसका आर्मी नहीं रहेगा। राइनलैंड वो जगह था जहां दोनों को मैचअप करता था। तो इस गुस्से से उभरते हुए खासकर जर्मनी में एक छोटे से मूंछ वाले भैया जिसका नाम एक सन की तानाशाह, एक हाईली डिक्टेटरशिप राजा, चांसलर जो बोलिए आप, चांसलर बोलिए, यहाँ की प्रेसिडेंट का बात छोड़ के सब उसी का बात सुनता था। और वो यहूदी, आप देखेंगे उस रील्स में, उसका नाम है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने क्या क्या ना किया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हार इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एडोल्फ हिटलर जो एक डिक्टेटर बन के आगे उभरे और इन्होंने अपना एक पार्टी बनाया, नाजिज्म, नाजी पार्टी, नाजिज्म। इनका आइडियोलॉजी, इनका कॉज ये आएगा इस साल, याद रखिए, पेपर में छपा हुआ है। तो एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी को फिर से ऊपर उठाया, फिर से एग्रेसिव कराया। ये ऐसे बोलते थे कि लोग इनके बातों में मुंह हो जाते थे। एक बार बोल दिया तो बोल दिया भैया। एडोल्फ हिटलर एकदम एक बार खड़ा हो गया तो हो गया भाई, ये होता है डिक्टेटर। और एक नाजी पार्टी बनाया जर्मनी में, जर्मनी के क्लास 10 वाला एकदम एग्रेसिव, भैया अब तो हम करेंगे लड़ाई। अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो क्लास 10 वाला फिर से उभर रहा है। अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो क्लास 9 जो कि इटाली है, और इटाली में भैया एक और मुसोलिनी जो कि एक सोशलिज्म, समाजवादी, अच्छा व्यक्ति, ये भी इस लड़ाई में आना चाहा। क्योंकि भैया जब भी एक अच्छे आदमी को बार बार तंग करोगे तो वो मरखंडा होगा। उसी तरीका से ये मुसोलिनी, ये भी एक डिक्टेटर जो इटाली से सब लोगों को राइज कर रहे हैं, इटाली से, और इसका नाम था फैसिज्म। तो मुसोलिनी क्या संभाल रहा है? फैसिज्म ग्रुप को। एडोल्फ हिटलर क्या संभाल रहा है? नाजिज्म ग्रुप को। नाजी पार्टी, फाजी पार्टी, दोनों ग्रुप आपस में उभर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बदला लेना चाह रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं। तो पहला कारण जर्मनी को भैया ये समझ में नहीं आया, अनफेयर ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, भैया लड़े सब, पैसा हम दें। दूसरा बात, क्लास 10 वाला एडोल्फ हिटलर एकदम एग्रेसिव हो रहा है। इटाली क्लास 9, हम भी एग्रेसिव होंगे, जो सोशलिज्म का पार्ट थे, मुसोलिनी, बाद में टकला भी हुए, टकला बन के लड़ाई किए, इतना मोटिवेट किए सबको। ठीक है, तो धीरे धीरे जर्मनी क्या कर रहा, राइज कर रहा था। धीरे धीरे देख रहा है कि जर्मनी अब राइज करने लगा, जर्मनी की आर्मी पावर, इटाली सब डेवलप करना स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छी बात है। कॉज क्या था? तीसरा, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। ये लड़ाई होने का एक कारण और भी था जो बच्चों लोगों को बहुत कम समझ में आता है, अपीसमेंट। अपीसमेंट मतलब जर्मनी जैसे एग्रेसिव हो रहा था तो वो क्या कर रहा था, कभी रशिया को थोड़ा मारने चल जाता था, कभी इधर के लोगों को मारने चल जाता था। फ्रांस ये देख रहा है
फ्रांस बार बार समझा देता था, ए क्या कर रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार मारे थे समझ में नहीं आया, यानी टू वाला समझा रहा है, अब पहली बार मारे थे याद नहीं है, फिर मारे क्या, जर्मनी फिर लड़ाई कर ले रहा, यानी दूसरे की लड़ाई में पंगा नहीं ले रहा था। अगर एक बात समझे तो दिस इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, अपना झमेला अपना समझो भाई। उसी समय अगर फ्रांस लोग रोकता तो जर्मनी शायद रुक जाता, ये भी एक कारण था। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो इस साल एग्जाम में कंफर्म आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेशन ऑफ पोलैंड, इन्वेशन ऑफ पोलैंड। अब ये इन्वेशन ऑफ पोलैंड क्या था, जो कि पहला कारण बना, जो कि इमीडिएट कारण बना। जर्मनी क्या हुआ, जैसे जैसे एग्रेसिव होना स्टार्ट हुआ तो ये जर्मनी पोलैंड की तरफ अटैक करना सोचा। पहले जर्मनी पोलैंड का पार्ट था, कायदे से जर्मनी अपने जगह सही है, भाई मेरा पोलैंड वापस चाहिए, यही इसका इमीडिएट कारण बना, इन्वेशन ऑफ पोलैंड, पोलैंड को हथियाना, एनेक्सेशन ऑफ पोलैंड इसका मेन कारण बना। अब भैया जर्मनी सोचा कि चलो भैया पोलैंड मेरा पुराना वापस चाहिए, पर याद रखिए जर्मनी जैसे पोलैंड को लेगा फ्रांस अटैक मारेगा। अब भैया एडोल्फ हिटलर भी तेज दिमाग लगाया, इन्होंने पहले अटैक ना करके रशिया से बात किया कि रशिया चल पोलैंड पर अटैक करते हैं। क्लास 11 वाला 10-11 वाला दोस्त होता है, वो बोला भैया चलो पोलैंड पर अटैक करते हैं, हम लोग का पुराना पोलैंड मिल जाएगा, आधा हम रख लेंगे आधा तू रख लेगा। पर रशिया इसके बहकावे में नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार से सीख चुका था वो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्वेशन ऑफ पोलैंड। जैसे ही ये इस पर अटैक मारेगा फिर से सब ग्रुप एग्रेसिव, अब तो होगा भैया लड़ाई। अभी तक तुमको समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार मारे थे याद नहीं, फिर से अब तुम नाटक कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इन्वेशन ऑफ पोलैंड। और खास से बात करें तो एक और कारण था, इन्वेशन ऑफ चाइना। चाइना को हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे, चाइना का क्या कारण था। तो अगर ध्यान से देखें तो जापान क्या, उसी समय इसके विपरीत समझिए, जापान जो था, जापान, ये जापान चाइना में अटैक कर रहा था, चाइना में एक जगह था मंचूरिया, हाँ जी सच बात है मंचूरिया। अब वो वहाँ अपना पावर दिखा रहा था, कौन, जापान, जो कि एक्सिस पावर में। इटली अपना राइज कर रहा है, मुसोलिनी, जर्मनी अपना राइज कर रहा है, जापान उस समय चाइना उतना मजबूत नहीं था, वहाँ पे एक मंचूरिया जगह वहाँ कैप्चर कर रहा। तो ये भी एक कारण था इन्वेशन ऑफ चाइना। इमीडिएट पोलैंड को लेना, पोलैंड लेगा तुम, रुको बताते हैं तुमको, अभी पोलैंड देते हैं, चोको वाला पोलैंड देते हैं। अब लास्ट कारण, दैट इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वार के होने के बाद एक बॉडी बनाया गया जिस बॉडी का नाम था लीग ऑफ नेशन, कि आज के बाद कभी फिर से बड़ा लड़ाई हो तो उस लड़ाई को रोकेंगे। जैसा कि आपको समझा रहे हैं कि स्कूल के लड़ाई से 10-9 फिर से एग्रेसिव हो रहा है, अभी बड़ा ग्रुप देख रहा है इसको, अच्छा बेटा देखते हैं, रुको बताते हैं तुमको। पर ये बॉडी लीग ऑफ नेशन, जैसे स्कूल का लड़ाई होता है तो प्रीफेक्ट उस लड़ाई को संभालता है, पर जब प्रीफेक्ट ही 1 क्लास का हुआ तो कैसे संभालेगा। सेम वही कहानी था, लीग ऑफ नेशन में कमजोर लोग थे, वेपन्स नहीं था, गन नहीं था, एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं था, तो लीग ऑफ नेशन कैसे संभालेगा। अमेरिका बना के छोड़ दिया था, अमेरिका खुद ही नहीं फॉलो करता था। भैया फर्स्ट वर्ल्ड वार हो तो मजबूत बॉडी बनाओ ना, भैया प्रीफेक्ट रहता है तो सीनियर लोग रहता है ना, कि 1-2 का लड़का सीनियर रहता है। तो लीग ऑफ नेशन लड़ाई को संभाल नहीं पा रहा है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। ये था सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण, अनफेयर ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, नाजी पार्टी का ग्रो करना, फाजी पार्टी का ग्रो करना, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, इन्वेशन ऑफ पोलैंड जो कि एक इमीडिएट कॉज बना, इन्वेशन ऑफ चाइना, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, जो बॉडी लड़ाई को नहीं संभाल पाया क्योंकि यहाँ पावरफुल लोग थे। चलिए रेडी करते हैं। अब आपको कुछ टॉपिक जो आपके बुक में रहता है, जो आपको समझने में दिक्कत होता है, जो क्या है, जर्मनी भले हारा सेकेंड वर्ल्ड वार भी, पर उससे पहले इन्होंने लड़ाई किया, बहुत अच्छा लड़ाई का। कहा जाता है जर्मनी फ्रांस को, किसको, फ्रांस को लाइट ऑफ स्पीड से हरा दिया। जी हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट के स्पीड से, मतलब मजाक समझो। जर्मनी भले हार गया पर पहले फ्रांस को बहुत अच्छे से हराया। बाद में जैसा कि आपको पता है रशिया के डिक्टेटर कौन थे, स्टालिन, जो जहाँ की बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड हुआ था। जर्मनी भले फ्रांस को हरा दिया पर जर्मनी रशिया के सामने लड़ाई चल रहा था। खासकर बात करें बैटल ऑफ बर्लिन, जर्मनी का कैपिटल क्या है, बर्लिन, और बैटल ऑफ ब्रिटेन, तो एक तरफ जर्मनी एक तरफ ब्रिटेन और जैसे रशिया, दोनों मिलकर जर्मनी को खूब मारा दे रहा है एकदम टपक। ठीक है, जहां से जर्मनी का हार हुआ। जर्मनी भले फ्रांस से जीत गया हो पर जर्मनी रशिया से जीत नहीं पाया, जर्मनी
ब्रिटेन से जीत नहीं पाया। ब्रिटेन से के साथ जो लड़ाई था उसको बैटल ऑफ ब्रिटेन बोलते थे, और रशिया से जो लड़ाई हुआ उसको बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड बोले। बर्लिन हार गया, जर्मनी का कैपिटल था। और एक सबसे खूबसूरत बात, जैसे कि आप जानते हैं, अटैक ऑन द पर्ल हार्बर, एक नेवी जगह है अमेरिका का जिस जगह का नाम है पर्ल हार्बर, अगर ध्यान से समझे तो। और जापान उस समय इसके विपरीत समझे तो जापान अटैक कर रहा था चाइना पे। अटैक करते करते अपना होश गवाते गवाते इन जानबूझ के जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर शिप वाले जगह पे अटैक मारा और करीबन 3700 लोग मर गए। फिर से एक बार बोले, अमेरिका इस लड़ाई में आना नहीं चाहता था। और एक्सिस पावर में इटली, जापान, जर्मनी तीनों एक था। अब अमेरिका भी कभी दुश्मन कौन? जर्मनी। जर्मनी को ये भारी पड़ा, जापान का नुकसान, जिसको सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने, किसने बताइए? अमेरिका ने, इसको मिटा रहे हम, आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं। अमेरिका ने, जैसा कि पूरा दुनिया जानता है, जापान से बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार में एक 6 अगस्त 1945, दूसरा 9 अगस्त 1945 को जापान के दो प्रमुख शहर, एक का नाम था हिरोशिमा और एक का नाम था नागासाकी, पे एटम बम गिराया और पूरा दुनिया इसका तबाही देखा। कहा जाता है मात्र 20 मिनट में भाजी जी सही 3 लाख से ज्यादा आदमी मर गए। सोचिए एटम बम कितना खतरनाक है। अमेरिका जानबूझ के नहीं गिराया, अमेरिका एक पावरफुल कंट्री था, पर जापान अपने नुकसानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। तो ये था आपका पूरा सेकेंड वर्ल्ड वार। अब हम समझेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार का कॉन्सिक्वेंस, आगे जाके क्या हुआ इस सेकेंड वर्ल्ड वार में, क्या रिजल्ट में। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार का कॉन्सिक्वेंस, क्या कॉन्सिक्वेंस था। तो जल्दी से देखते हैं क्योंकि बहुत रात, सुबह 4 बजने वाला है, ठीक है, आंख बंद हो रहा है तो पहला है डिफीट ऑफ एक्सिस पावर। जिस तरीका से जर्मनी आगे बढ़ा, 9-10 आगे बढ़ा, पर बाद में ये एक्सिस पावर हार गया। जर्मनी का फिर से हार हुआ और हार होते ही इस जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तरफ वेस्टर्न जर्मनी, एक तरफ ईस्टर्न जर्मनी। इस तरफ वेस्टर्न जर्मनी और इस तरफ वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में बना था लीग ऑफ नेशन, जिसका काम था लड़ाई रोकने का। अब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि कोल्ड वार हो जाए, ऐसा ना हो थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए। उसके लिए एक बड़ा बॉडी बनाया गया जिसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में बना थे, क्योंकि दोबारा ये लड़ाई ना हो सके। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि धीरे धीरे अगर बात समझे सॉरी, रशिया और अमेरिका के बीच एक लड़ाई का जन्म होने लगा, एक लड़ाई का जन्म होने लगा जिसको बोला गया फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड वार। बहुत देर से कंटिन्यू बढ़ा रहे इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड वार, जो आपका अमेरिका और रशिया के बीच एक आइडियोलॉजी का समझौता। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस था, एक्सिस पावर डिफीट हुआ, जर्मनी को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, एक वेस्टर्न जर्मनी, एक ईस्टर्न जर्मनी। दूसरा एक बॉडी बना जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन कब बना? 24 अक्टूबर 1945। तीसरा, जो कि धीरे धीरे रशिया और अमेरिका के बीच एक आइडियोलॉजी का लड़ाई होना स्टार्ट हुआ, कोल्ड वार। जैसा कि आपने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसी तरीका से अब हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन को एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। इस वीडियो में 3 चीज देखेंगे हम लोग। सबसे पहले यूएनओ, यूनाइटेड नेशन। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका मेजर एजेंसी, ठीक है, मेजर एजेंसी। यहां से भी क्वेश्चन हिस्सा लाएगा। मेजर एजेंसी से के बाद हम लोग देखेंगे नाम, जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं, जहां से 2-3 क्वेश्चन आएगा, पंचशील ये सब आता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा सबसे पहले क्या हुआ, एक बार ब्रीफ रिकैप करते हैं। सबसे पहले हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या किया गया, एक बॉडी बनाया गया लीग ऑफ नेशन, जिसका काम था लड़ाई रोकने का, पर लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। उसके बाद एक बड़ा लड़ाई और हुआ जिसको ग्लोबल वॉर से भी जाना जाता है, जिसका नाम है सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आगे जाके देखा गया कि कोल्ड वार का माहौल बन रहा था, कहीं सच में थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, इसीलिए एक बॉडी बनाया गया, एक बड़ा बॉडी, जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन। क्या नाम रखा गया बताइए? यूनाइटेड नेशन। और इस यूनाइटेड नेशन को बनाया गया 24 अक्टूबर 1945। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन का इवेंट सिंबल भी देके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देख लीजिए, ग्रीन कलर का सिंबल रखा है, सॉरी ब्लू कलर का, ठीक है।
तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बना लड़ाई रोकने के लिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। सब वही पॉइंट है जो एग्जाम में आया है, ठीक है। प्रेजेंट मेंबर इसमें टोटल 193 है, इसको भी याद रखना होगा आपको। डॉक्यूमेंट मतलब उस समय यूएनओ में एक बिल पास किया गया, एक चार्टर पास किया गया जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट था, ठीक है। उसके बाद अगर एक और क्वेश्चन आया, फोर रनर यूनाइटेड नेशन से पहले कौन सा बॉडी था? आंसर है लीग ऑफ नेशन। तो यहां तक सारा क्वेश्चन कराए। न्यूयॉर्क 123 मेंबर, यूएन चार्टर क्या है, डॉक्यूमेंट था, कब बना, 24 अक्टूबर 1945। उसके बाद हर साल इसका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। यूनाइटेड नेशन बनाया क्यों? कंट्री के आपस में लड़ाई को रोकने के लिए, टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। दूसरा क्या? टू प्रमोट द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अगर वर्ल्ड वार होगा तो कैसे इकोनॉमिक डेवलप कराएंगे, कैसे सोशल डेवलपमेंट कराएंगे, उसके लिए। टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स, इंसान को अपना हक दिलाने के लिए। तो क्या ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन का? ये एग्जाम में पूछता है, भूलिएगा मत। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तीसरा ह्यूमन राइट्स। ये था यूएनओ का बात। अगर आगे जाके चले तो इस यूएनओ में टोटल 6 ऑर्गन, टोटल 6 बॉडी है यूनाइटेड नेशन का। 6 एग्जाम में आपका नहीं आ रहा है। इस साल आपका एग्जाम में स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर लीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आएगा, उसका फंक्शन, उसका कंपोजिशन आने का चांस है, क्योंकि इससे पहले 23 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो 24 में ये आने का चांसेस है। तो यहाँ पे टोटल 6 ऑर्गन है, पर 6 अपने सिलेबस में नहीं है। 3 आपको पढ़ना है। पहला जनरल असेंबली, दूसरा सेक्रेटरी काउंसिल, तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो यूएनओ का 3 ऑर्गन इंपॉर्टेंट है। उस 3 में भी 4th एकदम एग्जाम में आएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल असेंबली को, सेक्रेटरी काउंसिल को और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। तो चलिए अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट ऑर्गन जिसका नाम है जनरल असेंबली। और जनरल असेंबली के बारे में बात करें तो मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो आपका डेलिब्रेटिव करता है, जो आपका पॉलिसी बनाता है, जो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। मतलब जनरल असेंबली जैसे हम लोग का पार्लियामेंट होता है ना, वैसे पूरे कंट्री का पार्लियामेंट, आम सभा, जो पॉलिसी बनाएगा, जो पॉलिसी फैलाएगा, जिसका काम है जनरल असेंबली का मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। ये लोकेटेड कहाँ है? तो आपको याद रखिएगा, ये लोकेटेड न्यूयॉर्क में है, ठीक है। हेडक्वार्टर सबका न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क लिखना भूल गए इसको, ठीक है। न्यूयॉर्क में है। हर साल मीटिंग होता है, याद रखिए, एवरी साल मीटिंग होता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग 2/3 मेजोरिटी पे डिसीजन मेकिंग होता है, ये बात को भूलिएगा मत। हर 2/3 में वोट होता है। हर साल सेशन होता है। लास्ट सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ हुआ था? घाना में हुआ था, घाना में। बस इतना याद रखना, घाना शायद देख लेना तुम लोग, 2009 से 2010 के बीच घाना में हुआ था लास्ट सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। जो एग्जाम में कभी कभी आता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट जो इस साल आएगा नहीं, आपको बताएं कि ये एग्जाम में पहले आ चुका है इस साल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये पढ़ा क्यों रहे हैं? 2 मिनट सुन लो, क्या पता पेपर में कुछ उल्टा सीधा हो जाए, जैसे सीबीएसई का फिजिक्स में हो गया। फंक्शन क्या है? इंटरनेशनल पीस। किसी का भी यूएनओ का फंक्शन पूछे ना, तुम खाली लिख दो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लिख दो। चाहता है आपस में लड़ाई ना हो, डिस्प्यूट ना हो, डिस्कशन इंटरनेशनल डिस्प्यूट सॉल्व पीसफुली, सबका फंक्शन में यही सब डाल दो। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, डिस्प्यूट से बचें, लड़ाई से बचें, तीनों में डाल दो। चले तो चलिए अब यूनाइटेड नेशन का सेकंड बॉडी देखते हैं जिसका नाम है सेक्रेटरी काउंसिल। जैसा कि ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार 80% 90% चांसेस है आएगा नहीं, आएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो फिर वही बात, पढ़ा क्यों रहे? हर वीडियो में एक ही बात बोले, पढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि चांसेस है कहीं उल्टा सीधा पी पा के पेपर बना दिया तो क्या करें। तो याद रखिएगा, सेक्रेटरी काउंसिल जनरल असेंबली का काम है पॉलिसी बनाना, और सेक्रेटरी काउंसिल का काम है उस पॉलिसी को फैलाना, उस पॉलिसी को रिप्रेजेंटेटिव करना, उस पॉलिसी को आगे लेकर चलना। जैसे इसका लोकेशन कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके अलावा बात करें तो इसमें टोटल मेंबर कितना है? इसमें टोटल मेंबर 15 है। 15 में से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट है। याद रखिए, 5 परमानेंट मेंबर है, 10 क्या है? नॉन परमानेंट है। डिसीजन 2/3 मेजोरिटी पे काम करता है। वीटो पावर जो एग्जाम में इस साल आने का चांस है। वीटो पावर क्या हुआ था कि देखो, जैसे जनरल असेंबली का काम है पॉलिसी बनाना, तो पॉलिसी कौन फैलाएगा? सेक्रेटरी काउंसिल। पर यार सेक्रेटरी काउंसिल तब तक पॉलिसी नहीं फैला पाएगा जब तक ये 5 मेंबर ना बोले। मतलब वीटो पावर को अनडेमोक्रेटिक आज भी माना जाता है। जैसे स्कूल का कोई बात है तो उस स्कूल के बात में 5 हमेशा मेंबर सेम रहेगा और 10 हर बार चेंज होगा। तो ये 5 जो चाहेगा वही डिसीजन लेगा। तो बात किसका चला? 5 का, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, अमेरिका,
ये सब परमानेंट मेंबर, ये लोग चेंज नहीं होंगे। इंडिया नॉन परमानेंट है, बाकी जापान नॉन है, हम लोग चेंज होते रहेंगे, तो हम लोग का तो बात तो रखा ही नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान था, और ये एग्जाम में इस बार आने का चांस है, जिसका नाम है वीटो पावर, जिसको अनडेमोक्रेटिक माना गया। भाई मेरा फायदा तो है ही नहीं, 5 परमानेंट है तो वो अपने फैसला हमेशा रख देगा। लिखे भी है, नॉट अ मेंबर ऑफ सेक्रेटरी काउंसिल वीटो डिस्कशन, जो मेंबर नहीं होगा वो वीटो डिस्कशन नहीं कर सकता, सुझाव दे सकता है, डिस्कस नहीं कर सकता। अब भाई सेक्रेटरी काउंसिल का भी काम क्या है, सब में एक ही बात आपको बताए थे, इंटरनेशनल पीस एंड सेक्रेटरी डाल दीजिए। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन करेगा मैटर पे, डिस्प्यूट और लड़ाई पे, ह्यूमन राइट्स पे, मेथड ऑफ सेटलमेंट, उसको सेटल करेगा अगर लड़ाई वड़ाई हो गया। ले देखिए सबका फंक्शन एक ही, समझ गया ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन का थर्ड बॉडी, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और 100% मार्क कर लीजिए या कहीं रख लीजिए, इस साल यही आ रहा है, ठीक है। यूएन का यही बॉडी आएगा जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि जिस तरीका से आपको जानते हैं, अगर कोई भी इशू होगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुने तो कहाँ जाएंगे हम लोग, हाई कोर्ट ना सुने तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट भी ना सुने तो आपको जाना होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसा कि आपको पता है, निर्भया केस का मामला भी यहाँ तक गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गया था, पूरे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट, ऐसा समझो। एक होता है अपने स्टेट का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये पूरे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट है, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और एक बात और याद रखिएगा, सारा यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में है, एकमात्र यूनाइटेड नेशन है जो हुआगे इन नेदरलैंड में एक जगह है हुआगे, वहां पे भूलिएगा मत, ये आने वाला इस साल। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, जुडिशियरी को देखता है पूरा, इसका काम ही वही है। हर 9 साल में 15 जज चेंज होता है, इसको याद रखिएगा। और इसका फंक्शन जो एग्जाम में कंफर्म आता है, पार्टी ओनली मेंबर ऑफ कंट्री कैन बी अप्लाई फॉर जस्टिस, जो यूनाइटेड का मेंबर होगा वही इस पार्टी को अप्लाई कर सकता है, वही इस कोर्ट में अपना जो भी प्रॉब्लम है बोल सकता है, जो यूएनओ का मेंबर नहीं होगा वो नहीं बोलेगा। दूसरा बात, सोर्स ऑफ लॉ एप्लीकेबल, क्या क्या लॉ होगा कंट्री के बीच, क्या क्या नया नया लॉ लाए। जैसे देखो, एक अपना स्टेट में प्राइम मिनिस्टर लॉ लाता है, कोर्ट लॉ लाता है, पर एक कंट्री का लॉ होता है, वहां क्या होगा वो डिसाइड करेगा, WHO क्या करेगा नहीं करेगा यही डिसाइड करेगा। एक होता है वॉलंटरी जस्टिस, डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशन अपने नेशन में, अपने कंट्री में जो डिस्प्यूट हो रहा है उसको संभालेगा कौन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक होता है कंपल्सरी जुडिक्शन, जो होता है इंटरनेशनल में, यानी दो कंट्री बाहर कंट्री में, मान लो सब कंट्री में हो रहा है, उसको बोलेंगे कंपल्सरी जुडिक्शन। और एक होता है अपने ही देश में कुछ हो तो उसको बोलेंगे वॉलंटरी जुडिक्शन। डिस्प्यूट बिटवीन नेशन, डिस्प्यूट बिटवीन इंटरनेशनल, कुछ भेदभाव। ये था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको एग्जाम में कंफर्म 100% आ रहा है इस साल। ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, सारा हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ये हुआगे नीदरलैंड में है। हर 9 साल में 15 जज चेंज होता है। क्या क्या है, आप मेंबर और पार्टी है तो आप जज बन सकते हैं या जज में एप्लीकेबल कर सकते हैं। सोर्स ऑफ लॉ एप्लीकेबल, वॉलंटरी अपने देश का लड़ाई, ये इंटरनेशनल लड़ाई। तो चलिए, जिस तरीका से आपने यूनाइटेड नेशन देखा उसी तरीका से यूनाइटेड नेशन का कुछ एजेंसी है, और आपके सिलेबस में ऐसे तो 5 है पर 3 एजेंसी आने का चांसेस है, WHO, यूनेस्को और यूनिसेफ। और स्टार मार्क कर लो, इस साल यूनिसेफ आ रहा है, तो फिर ये दोनों क्यों पढ़ा रहे, पढ़ना होगा। कब ड्रिंक उड्रिंक पी के पेपर बन जाए कोई ठीक नहीं। 90% चार्ज इसका है और 1% चार्ज इसका है, बाकी के बाहर में। तो WHO का बात करें तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा दुनिया जानता है। कोरोना वायरस में एक चाचा जी आते थे, याद होगा। और इसका लोकेशन है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। फंक्शन क्या होगा भाई WHO का, दवाई बनाना, हेल्थ से सिस्टम रिलेट करना, मेडिसिन वैल्यू बढ़ाना, किसका दाम कम होगा ज्यादा होगा, रिसर्च डिजीज के ऊपर करना, साइंटिस्ट के ऊपर करना, बीमारी के ऊपर करना, पानी साफ है कि नहीं, मतलब जो भी बीमारी से रिलेटेड है ना, सब WHO में डाल देना। कुछ आया ना है, बस पोलियो सब मार देना, WHO हो गया। बस एक चीज याद करने लायक है, क्या, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, ये तो अपने आप याद हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करें, ये सब भैया नहीं याद होता है किसी को, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं याद होता है तो याद करना होगा। यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। मतलब ये है क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो भी बच्चे मर गए, या इनडायरेक्टली समझो नेशन वाइज जो डेवलपमेंट कराना होगा, कुछ भी डेवलपमेंट कराना होगा, वो सब संभालेगा यूनेस्को। कौन संभालेगा, यूनेस्को। यूनेस्को तुम यहाँ से खिसको।
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक में नॉलेज, साइंस में क्या हो रहा है, लैब क्या बनना नहीं बनना, देखो ना, एजुकेशनल डेवलपमेंट, पूरे कंट्री में एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसा होगा, साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी, एआई आ गया है, ये सब संभाल रहा है यूनेस्को। अब आगे चले तो अब बात करेंगे यूनिसेफ, जो इस बार एग्जाम में आने का चांसेस है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स इट्स बेनिफिट, नाम ही में समझ में आ रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी बच्चे मर गए उसका ठेका कौन उठाता है, यूनिसेफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी बच्चे मर गए, जो भी अनाथ है, वॉर के कारण मर गए, वो सब एक कम्युनिटी है, एक एजेंसी है यूनिसेफ, उसका काम है संभालने का। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स इट्स बेनिफिट, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ये कुछ याद करने वाला पॉइंट। फाइनेंस कहां से यूनिसेफ को मिलता है भाई, सेल ऑफ ग्रीटिंग कार्ड, जो भी हम लोग ग्रीटिंग कार्ड खरीदते हैं, स्टिकर खरीदते हैं, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी जो डोनेट करता है वो सब यूनिसेफ के पास जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसका खाना, रहना, सहन, प्रोवाइडिंग टीचिंग, न्यूट्रिशन, क्योंकि उसका माँ बाप तो नहीं है, जो लोग लावारिस है उसको यूनिसेफ संभालेगा, बहुत अच्छा काम है ये। वैक्सीन देना, इम्यूनाइजेशन देना, चिल्ड्रन हेल्थ देखना, क्लीन वाटर देना, यानी उस बच्चे को पूरा परवरिश करने का ठेका ना हम उठाते हैं ना आप उठाते हैं, वो उठाता है यूनिसेफ। इसलिए यूनिसेफ एजेंसी सबसे अच्छा है, और इस साल एग्जाम में यही आ रहा है क्योंकि इससे पहले ये और ये आ चुका है। इसका फुल फॉर्म आने का चांस है 2 नंबर, पेपर हम लीक कर चुके हैं, उसमें दिए हैं। तो चले अब हम देखते हैं नाम, तेरे नाम नहीं नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट चैप्टर जिसका नाम है नाम, और इस साल इसके पेपर से एकदम कंफर्म ये, क्योंकि पेपर लीक है। यस सर, पेपर सिर्फ आपका नहीं आया तब बताएंगे आपको, अरे आएगा कंफर्म यार, एक पंचशील और एक ऑब्जेक्टिव नाम का, भूले भटके आर्किटेक्चर भी आ सकता है। तो हुआ क्या था आपको एक ब्रीफ में बताते हैं। सबसे पहले हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, याद है आप लोग को, 28 जुलाई 1940 से 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, एक बॉडी बना जिसका नाम था एल फॉर वो मत सोचना, लीग ऑफ नेशन, जिसका काम था लड़ाई रोकने का, पर नहीं रोक पाया, बच्चा लोग लीग ऑफ नेशन में था। फिर हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था, एक बड़ा बॉडी बनाया गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, जानते हैं 24 अक्टूबर 1945, पर यूएनओ रोक नहीं पाया, ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या ना एक कहानी होने लगा कोल्ड वॉर का, थोड़ा आपको समरी देते रहे जल्दी से। ये कोल्ड वॉर 46 साल तक चला, और इस कोल्ड वॉर में 2 सुपर पावर ब्लॉक बना, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक जिसको कैपिटलिज्म बोलते हैं, एक तरफ ईस्टर्न ब्लॉक जिसको कम्युनिज्म बोलते हैं। एक तरफ रशिया और अमेरिका के बीच लग रहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, जिसको कोल्ड वॉर नाम दिया। अगर फिर से लड़ाई हुआ तो फिर ग्रुप बनेगा, हम उसको मारेंगे, उसका ग्रुप मारेगा, वो उसको मारेगा, उसका ग्रुप मारेगा। तो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई इस बार तू लोग लड़ाई करना कर, रशिया और अमेरिका तू लोग को जितना लड़ना है लड़, पर हम लोग कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे, भाई हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर ग्रुप ज्वाइन करेंगे, फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर। इन्हों लोग ने अपना एक नया बॉडी बनाया जिसका नाम रखा नाम। नाम का मतलब ही होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अलाइन, हम किसी ग्रुप में नहीं है, हम एक अपना ग्रुप है, ना हम तुम्हारे तरफ है ना हम उसके तरफ है, हम अपने तरफ है, ना हम इसके बाबू में ना हम उसके बाबू, हम अपना बाबू लेके मौज कर रहे हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तुम दोनों को जितना लड़ना है लड़ो। तो भैया नॉन अलाइनमेंट का आर्किटेक्चर कौन बनाया था, तो ऐसे 6-7 जन थे, पर आपको 1-2 लिख लेना है। इंडिया से पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो, ठीक है याद रखिएगा। सुकरानू थे इजिप्ट से, चाइना से, इंडोनेशिया से, सब है नोट्स में। और डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशन, मेजर एजेंसी, नाम, सबका नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप उठा लीजिएगा। तो चले, तो भैया 2 पावर ब्लॉक बना। अब नॉन अलाइनमेंट स्टार्ट कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में 1961, यूगोस्लाविया में 1961 को बेलग्रेड में हुआ था नॉन अलाइनमेंट, पहली बार ग्रुप बनाया जो किसी पावर में अब नहीं रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना है। दूसरा क्या है, ये जो समाजवादी इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म चल रहा है, इसका काम है इसको रोकने का। दूसरा काम क्या है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्ट करने का, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आप याद रखिएगा यार, यूएनओ का एजेंसी हो कोई भी हो, ले देंगे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लिख देंगे सब जगह। एबॉलिश करेंगे कॉलोनी बनाने का, कॉलोनी का जो समाजवादी चल रहा है, जो जितना कॉलोनी सब बंद, कोई कॉलोनी उलोनी हम लोग नहीं बनाएंगे। अभी देश आजाद हुआ है भाई, अब फिर से अब लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। नो कॉलोनिज्म, नो इंपीरियलिज्म, ना राजा से लड़ेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपने इन्वायरमेंट को। इंडिया जस्ट आजाद हुआ था, फिर से काहे थर्ड वर्ल्ड वॉर में जाए, इसीलिए ये लोग अलग ग्रुप बना लिया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट।
और एक और क्वेश्चन है पंचशील। पंचशील क्या है? क्या 5 शील है उसमें? नहीं, पंचशील का मतलब है 5 प्रिंसिपल। 90, एक बार देख लेना तुम लोग ध्यान से, 1951 या समथिंग, इंडिया और चाइना आपस में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, एक इन्वायरमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन करते हैं। बाद में वही गाइडलाइन नॉन अलाइनमेंट का बनता है कि नॉन अलाइनमेंट में क्या करना है, नहीं करना है। यानी इनिशियली पंचशील का ही गाइडलाइन नॉन अलाइनमेंट बना। पंचशील में 5 प्रिंसिपल है, जो 5 प्रिंसिपल नहीं आता है, बस आप याद रखिएगा इंडिया और चाइना के बीच एक साइन हुआ था जिसको पंचशील बोला गया, जो गाइडलाइन था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। तो ये था नाम। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ, यूएनओ के बाद जस्ट सब अपना अपना आजाद हुआ, पर अमेरिका और रशिया दिमाग लगा रहा था, इसीलिए ये लोग अपना ग्रुप बना के हट गया कि भाई हम इसमें जाएंगे तो वो मारेगा, उसमें जाएंगे तो वो मारेगा, फिर थर्ड वर्ल्ड वार में फंस जाएंगे, और थर्ड वर्ल्ड वार में फंसना नहीं है। तो अभी तक हम आपको पूरा कॉन्टेम्प्ररी एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो में पूरा कॉन्टेम्प्ररी सीरीज कंप्लीट कराएं। एकदम एग्जाम का जो क्वेश्चन आएगा वही कराएं, एक बेसिक ट्रिक से कराएं। आपको पेपर लीक करके दिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स दिए। जो लोग अभी तक नहीं पढ़ा, अपने सारे फ्रेंड को शेयर करें, अपने सारे फ्रेंड्स को वो पेपर फ्री में शेयर करें, क्योंकि हम फ्री में शेयर किए, एक भी कॉस्ट नहीं लिए। पेपर वहीं से आएगा, 10 घंटा लगा उसको बनाने में, इसमें भी बहुत मेहनत लगा है। क्या आएगा नहीं आएगा उसको सजाना पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और 2 वीडियो हिस्ट्री का आएगा जिसमें पूरा हिस्ट्री कंप्लीट होगा। ये कंटेम्प्रेरी सीरीज जो कि 20 नंबर कैरी करता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, यूनाइटेड नेशन, मेजर एजेंसी, नॉन अलाइनमेंट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहें।